नमस्कार जोहार। अभी हम लोग मौजूद है टाइगर जयराम महतो से हम लोग मिलने के लिए आए हुए हैं और टाइगर जयराम महतो झारखंड के सबसे प्रसिद्ध पॉपुलर नेता में से एक है। इन दिनों टाइगर जयराम महतो 45 दिनों के रेस्ट में है। आइए टाइगर टाइगर जयराम महतो से मिलते हैं और जानते हैं कि इनका हेल्थ कैसा है और आगे 2024 के लिए रणनीति क्या है, क्योंकि जब भी नया साल आता है तो हर इंसान का एक कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कुछ ना कुछ एम होता है और उस एम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लोग। तो सबसे पहले टाइगर दा, आप बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, 45 दिनों के बेड रेस्ट में भी थे, लेकिन अचानक कल देखे आप डीसी ऑफिस में नजर आए। देखिए, चूंकि समस्या विकराल थी, विकट समस्या थी। हमारे प्रवासी मजदूर संकट की स्थिति में हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसी परिस्थिति में अपने 45 दिन के रेस्ट को भुलाकर उन 45 मजदूरों के लिए हमें उपायुक्त कार्यालय आना पड़ा। गिरिडीह का उपायुक्त कार्यालय भी गए थे, हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय भी गए हैं। तो जब मुद्दे ऐसे आ जाते हैं, जहाँ मैटर बड़े होते हैं, वहाँ हम बीमारी के बावजूद भी खड़े होते हैं, तो उसी कारण जाना पड़ा। तो क्या पॉजिटिव रिस्पांस, क्या रिस्पांस मिल पाया वहाँ पे? जो क्योंकि ये एमबीसी का विषय है तो इसमें आंदोलन वगैरह का तो कुछ ऑप्शन बनता नहीं है। नहीं, देखिए, आंदोलन से ही असर बनता है। जो आखिर एम्बेसी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल के अधीन है। जब आप आंदोलन करेंगे तो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन पर प्रेशर बनता है। वह अपने साख को बचाने के लिए या फिर अपनी इमेज को धूमिल होने से बचने के लिए वो एक प्रयास करते हैं, एक पॉजिटिव प्रयास करते हैं। और फिलहाल एमबीसी के माध्यम से भोजन एक टाइम का गया है। आज फिर सुबह बात हुई कि हम लोग को खाना पहुंचा है। तो ये तो, और उन्होंने भी यही कहा कि जब से आप लोग झारखंड में लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, तभी से ये सकारात्मक पहल हुआ है। ऐसा नहीं, हर चीज़ आंदोलन से ही होता है। लोकतांत्रिक देश में आंदोलन से ही हर चीज़ निर्धारण होता है। तो इस विषय को लेकर के आप लोग मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री या राज्यपाल से मिलने का कोशिश कर रहे देखिए, हैं क्या? मुख्य सचिव से आज सुबह ही हमारी जो नंबर हमको प्रोवाइड हुआ था, टेलीफोनिक बात हुई। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, ये मुख्य सचिव का नंबर नहीं है। तो संभव भाई, अब हम दूसरा प्रयास करेंगे। वो नंबर हमारे पास है, सुबह ही हम टेलीफोनिक डायल किए थे, लेकिन उधर से रिस्पॉन्स आया कि नहीं, ये उनका नंबर नहीं है। तो फिर हम लोग लिखित प्रक्रिया के माध्यम से उन तक पहुँचेंगे। ऐसा बात नहीं, हम लोग हर जगह संपर्क साध ही रहे हैं। टाइगर जयराम महतो का कल जन्मदिन था। जन्मदिन का ढेर सारी बधाई एक दिन बाद में ही दे देते हैं। कल आपका देखें, पूरा राज्य भर में आपका जन्मदिन मनाया गया। जहां आप मौजूद नहीं थे वहां पे आपका फोटो प्रिंट आउट निकाल करके बड़ा बड़ा खड़ा करके लगाया गया, केक काटा गया। जनता का आपके प्रति इतना प्रेम है, श्रद्धा है, लेकिन आप कल दिखे नहीं कहीं पे केक देखिए, काटते हुए। चूंकि मेरा मानना है कि जब हमारे समर्थक हमारे जन्मदिन को मना ही रहे, तो हमें तो उन समर्थकों की खुशियों के लिए काम करना चाहिए। और मेरा जन्म उस तिथि को नहीं, मेरा जन्म उस हर दिन होता है जब किसी आंदोलन में एक पीड़ित को न्याय मिलता है। उस दिन उसके भीतर से जो आवाज़ आती है, एक पुनर्जन्म होता है। तो मेरा जन्म हर एक दिन होता है। आज के डेट में कहिएगा, क्योंकि मैं एक विचारधारा हूँ। तो जब जब हमें किसी आंदोलन में न्याय मिलता है, पीड़ित को इंसाफ मिलता है, तो सोच लिए हम लोग का पुनर्जन्म होता है और कंटिन्यू। इसीलिए हम लोग का एक दिन कोई जन्मदिन विशेष जैसा नहीं है। वो एक केवल लोग मैंने एक तिथि है, और वो तिथि के अलावा फिलहाल हम लोग के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग को जन्मदिन का से महत्वपूर्ण है कि जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनके लिए कितना लड़ पाते हैं, कितना अपना समय दे पाते हैं और वो कितना रिजल्ट ले पाते हैं, वो बड़ी बात है। अच्छा टाइगर, कितने दिनों तक रेस्ट में हो? कब से मतलब फिर पुराने फॉर्म में दिखेंगे? देखिए, 15 जनवरी के बाद तो संभावना है, हम लोग का शेड्यूल है और दिखेंगे हम लोग। लगातार पिछले साल इस टाइम जो आया था, दिसंबर जनवरी का जो समय आया था, उस समय पारसनाथ का मुद्दा पूरा गरमाया हुआ था। क्या पारसनाथ का मुद्दा सॉर्ट आउट हो गया इस बार भी? देखिए, हाँ, यथावत स्थिति है। वहाँ जो ट्रैफिक मैंने यात्रीगण का आना जाना रहेगा, वहाँ जो बाकी और लोग हैं अपनी आस्थाओं का, मैंने उनके जो देवता भूता वहाँ सब स्थापित है, उनकी मान्यता भी, उनका भी सम्मान रखा जाएगा। तो जस का तस है, इसीलिए फिलहाल तो ठंडे बस्ते में है। और वही डिसीजन हुआ है कि सभी की अपनी अपनी आस्था है, सबका सम्मान रखे। अच्छा टाइगर जयराम महतो से सभी नेता विधायक लोग अभी कहाँ पर कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो मेरा वोट काट देंगे, तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, डर होना स्वाभाविक है। साफ शब्दों में कहा जाए, वो नेता विधायक अगर उनके मुद्दों के साथ होते हैं तो डर नहीं होता। मुद्दा भी हमारे पास, साफ शब्दों में हमारे पास मुद्दा है, वे लोग मुर्दा हैं। अगर वो जिंदा होते तो उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज देखिए, अभी मान के चलिए राज्य में कई ज्वलंत मुद्दे सामने आए हैं, या फिर प्रवासी 45 मजदूर हैं, 45 जिंदगी, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। आवाज कौन उठा रहा है? जयराम महतो उठा रहा है, जब किसी उठा रही है, हमारे साथ ही उठा रहे हैं। आज चले जाने किसी भी गांव में, खासकर धनबाद, बोकारो, रामगढ़, कोल्हान, जहाँ कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, कोल्स हैं, और वहाँ जाके पूछिए कि झारखंड की सरकार किन की है, तो कहेंगे कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार है। लेकिन पूछे विपक्ष में कौन है, वो विपक्ष का नाम नहीं जानते हैं। जयराम महतो को जानते हैं कि विपक्ष में बैठा है, यही आवाज उठाता है, वही लड़का लड़ने के लिए आता है, उसका संगठन लड़ने आता है, वही लोग मुआवजा दिलाता है, वही लोग इंसाफ दिलाता है। कल ही हम लोग हजारीबाग गए थे डीसी यहाँ, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग फिर एक श्रम नियोजन का जो कार्यालय है कि वहाँ पर हम लोग पहुंचे। एक रामगढ़ के मैटर था नियोजन का। तो ऐसा नहीं है, हम लोग विपक्ष के रोल में आज हम लोग हैं राज्य में, इस बात को स्वीकारना होगा। आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, हमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमारी अवहेलना कर सकते हैं, हमें दुत्कार सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई ग्राउंड में आ रही है उससे को आप इनकार नहीं कर सकते हैं।
लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम घर घर जाके प्रॉब्लम का ऑन द स्पॉट सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, पंचायत पंचायत में घुस घुस के लाखों का टेंट बना करके हम वीडियो सीओ विधायक मंत्री विधायक जिला परिषद को बैठा के उनका निवारण कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं उस पर बात करूंगा तो हमारा गांव में, इन गांव में भी बहुत सारे लोग हैं, इनके पास वो पर्चियां हैं, पावती हैं, रसीद हैं, आप जाके देख लीजिए। हाँ, उसमें एक ही को मामला देखते हैं, सॉर्ट आउट ज़्यादा होता है वृद्धा पेंशन। ये वृद्धा पेंशन काम करता है जन सरकार आपके द्वार में। उसके अलावा आपका ज़मीन का मोटेशन, कोई अन्य जो समस्याएं हैं, आवास के लिए कोई आवेदन दिया है, बहुत मैंने दर्जनों, चूँकि विभाग तो 30-32 को होता है ब्लॉक में। हमारे पीछे मुखिया जी गण बैठे हैं, ये लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ पेंशन के अलावा जो भी समस्या है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो उसीलिए मेरा मानना है कि सरकार आपके द्वार में जो आप 2 लाख 2.5 लाख रुपये खर्चा कर रहे हैं, उससे बेहतर अच्छा है कि 5 पंचायत को मिलके 10 लाख रुपया खर्चा करे, 15 लाख रुपया खर्चा करे और एक छोटी कुटीर उद्योग का निर्माण करे, जहाँ माने मुर्गी पालन हो, या फिर जहाँ मोमबत्ती का निर्माण हो, जहाँ अगरबत्ती का निर्माण हो, जहाँ धूप बत्ती का निर्माण हो, जहाँ पापड़ का निर्माण हो, जहाँ अचार बने। तो इस प्रकार से उन पैसों को छोटे छोटी इकाइयों में इन्वेस्ट करें, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से। वैसे भी आज के डेट में चूंकि फसल की अगर बात करें तो माने बहियार में फसल होता है, कनारी में होता है, बाद में फसल भी नहीं होने लगा है। तो बाद हमारे पास प्रति मैंने है, और एक जगह अगर बाद है तो मोटा मोटी वहाँ नहीं करने से भी 10 एकड़ जमीन आता है। तो उस 10 एकड़ में लगभग नहीं करने से भी अगर एवरेज अगर माना जाए तो 100 किसानों की जमीन आ जाएगी। उन 100 किसानों से जमीन को 20 साल के लिए, 30 साल के लीज लिया जाए, तो ये जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाने में मुख्यमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट करें। उन लोगों को जमीनें मांगे 20 साल के लिए, और ये बाकायदा एग्रीमेंट हो कि जमीन में प्राथमिकता उनको मिलेगी जो लोग जमीन दान देंगे। उसके बाद अगर किसी को प्राथमिकता मिलेगी तो सराउंडिंग का जो एरिया है उसको मिलेगी। ये विजन होगा ना, तो इस देश में, इस राज्य में बहुत सारा रास्ता है। लेकिन यदि आपके पास विजन ही नहीं रहेगा, आपके पास सोच ही नहीं रहेगा कि हमको कुछ बेहतर करना है, तो फिर वही आपको इंतजार करना होगा कि बेरमो के खदान से साड़ू जी के माध्यम से 100 करोड़ लेना है। साड़ू यानी मुख्यमंत्री के साड़ू, बेरमो के विधायक। हाँ, इस बात को भी आप लोग भी जान लें। तो वहाँ 100 करोड़ मेरा मैंने टारगेट में है। बाघमारा खदान में 50 करोड़ टारगेट है। झड़िया के खदान में मेरा 20 करोड़ का टारगेट है। उसका उदाहरण है, देख लीजिए जीटी रोड में। जीटी रोड में लगभग 100 कोयला का गाड़ी पकड़ाया हुआ है। अब बताइए, जीटी रोड ये तोपचांची लगभग 7वां या 8वां थाना है, जहाँ से कोयला उठता है। तो ये 7वां 8वां थाना है। यहाँ अगर पकड़ाया है तो बाकी 7 थाना में क्या लोग, मैंने जो पदाधिकारी थे वो झक मार रहे थे, क्या कर रहे थे? सवाल तो बनता है। तो लूट की छूट है भैया। ये कहते हैं ना कि मैंने गंगा में हाथ धो लीजिए या पाप धो लीजिए, मन तो उसी प्रकार यहाँ लूट की छूट है। एकदम जो सक्षम लोग हैं, जो बाहुबली टाइप के लोग हैं, एकदम अपना हाथ मैंने निकाल सकते हैं इस व्यवस्था में हम हैं। आज एक बात अनुमान बताइए, अनुमान ये तो 100 को एक थाना में पकड़ाया है, इसीलिए नज़र में आया है, प्रेस में आया है। ये गोपनीय आंकड़े कहते हैं कि एक दिन में सिर्फ धनबाद जिला में लगभग 800 से 1000 गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं इलीगल रूप से। तो सोच के देखिए, एक गाड़ी का दर कितना होगा कोयले का, उसको आप 1000 से कैलकुलेट कीजिए। उसको फिर आप जाके कम से कम कंटिन्यू आज 6 महीने से 7 महीने से चल रहा है इधर काम कोयला का, वहां से कैलकुलेट कीजिए कितना पैसा मतलब लूट के लोग ले जा रहे हैं। अरबों अरबों से ज्यादा, अरबों से ज्यादा। हमको लगता है कहीं पद और संख में नहीं चला जाए। जहां तक हम लोग मैंने भूल चुके, बचपन में ही हम लोग पढ़ते थे, हम लोग तभी तो खरबे तक जानते हैं। उसके बाद फिर पद, मैंने संघ, महासंघ, क्या क्या होता है, अश्वनी, तो वहां तक का पैसा लूट के लोग ले जा रहे हैं। और आप बोलते हैं कि मैं, तो जब सरकार बेहतर हो जाएगी, जब उनकी नीति और नियत साफ हो जाएगी, तो 45 मजदूर नहीं, हम तो चाहेंगे कि 45,000 मजदूर वतन वापसी आसानी से कर लेंगे। हमारे पास इतना स्कोप है। अच्छा, जयराम महतो के पास में क्या ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार है जो आप कह रहे हैं कि लूट की छूट है, उस लूट की छूट को रोकेंगे, या फिर जयराम महतो जब बन जाएंगे तो उसी काली कमाई में भी अपना जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मैंने बुलाया जाएगा। उनके साथ हमेशा जो सत्ता में, सरकार में बैठे लोग हैं वो चर्चा करेंगे। उनको लगातार उनकी जो उस समय जो संविधान की कस्में लिए थे उनको स्मरण करवाया जाएगा और उनसे गुडविल बनाया जाएगा। ये देखिए, आप जो इस ओहदे के साथ जो पैसा कमा रहे हैं वो पर्याप्त है आपको अपना घर चलाने के लिए। आपकी अगर एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, तो उस मजदूर का भी एक पत्नी, 2 बच्चे हैं, और आपके जैसे अधिकारी एक हैं लेकिन उनके जैसे मजदूर 1000 हैं। तो 1000 जिंदगियों को बर्बाद करने, आप अपनी एक खुशी के लिए, एक छोटी सी खुशी को अवैध रूप से पैसा कमाने के चक्कर में आप 1000 खुशियों को बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कन्वेंस करेंगे, क्योंकि पहला काम है कन्वेंस करना, तो हम लोग इस प्रकार का एक बेहतर ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे विधायक गण होंगे, या फिर जो साफ शब्दों में सरकार का जो अंग होगा, उसके माध्यम से एक बेहतर कम्युनिकेशन होगा।
क्योंकि आज लूट की छूट में कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स और विधायिका का रोल है। ये इन दोनों के बीच एक समन्वय बेहतर स्थापित किया जाएगा। और जो निष्ठावान, ऐसा बात नहीं, उस भीड़ में उन कुछ लोग हैं जो ईमानदार हैं, उनको हम लोग चाहेंगे कि बेहतर तरीके से प्रोत्साहित करेंगे, उनको नेतृत्व में आगे लाने का अवसर करेंगे। तो मुझे लगता है जब समन्वय स्थापित होगा, जब पॉजिटिव चर्चाएं होंगे, तो कुछ ना कुछ स्थितियां बदलेंगी, और नहीं तो उसके बाद कठोर कानूनें बनाए जाएंगे। और मैं तो देश से मांग करूंगा कि जिस प्रकार मैंने एक एमएलए एमपी के लिए कोर्ट है, जहां उसकी सजा के लिए वहां जाते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम इशू होता है तो ठीक उसी प्रकार ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी एक बेहतर मैंने अगर कानून बने जिसमें अगर उन दोषी पाए जाते हैं तो त्वरित कार्रवाई होने का चांसेस होना चाहिए। क्योंकि देखिए, नेता मंत्री लोग 5 साल का होता है, लोग 60 साल के होते हैं। तो आज झारखंड की अगर दशा है तो मेरा मानना है कि उसमें नेताओं के बाद सबसे बड़ा रोल ब्यूरोक्रेट्स का है। और ये मैं काम नहीं, ये तो गांधी जी और सरदार पटेल भी मानते थे कि ब्यूरोक्रेट्स को हटा ही देना चाहिए भारत देश के जो सिस्टम है। वैसे भी अगर लॉजिकली बात करें, कलेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टर? कलेक्टर का मतलब क्या है? कलेक्ट करना। कलेक्ट मतलब क्या? इकट्ठा करना। कलेक्ट द प्रॉब्लम। तो क्या इकट्ठा करते थे कलेक्टर? अगर हम बात की हम करें तो कलेक्टर क्या इकट्ठा करते थे ना, कलेक्टर जो उस समय अंग्रेजों के कलेक्टर थे, वो गांव-गांव जाकर जो किसानों का लैंड रेवेन्यू थे उसको इकट्ठा करते थे, लूटते थे। कलेक्ट नहीं, कलेक्ट को हम कहेंगे लूटना। तो उस वक्त को कलेक्टर बनाया गया था, वो व्यवस्था आज भी चल रही है, यानी लूटने की व्यवस्था आज भी है। अब आता है कमिश्नर। जिले में होता है हमारा कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ऊपर होता है कमिश्नर। अब कमिश्नर का मतलब क्या होता है? कमिश्नर आया कहाँ से? शब्द ध्यान दीजिएगा, कमीशन से, यानी जो कलेक्टर का लूटा हुआ पैसा में फिर कमीशन। आपके बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपका ग्रेडी लगभग कंफर्म हो गया है, सही बात है? देखिए, कार्यकर्ता इसलिए आस लगा रहे हैं और कयास लगा रहे हैं क्योंकि गिरिडीह हमारा होम है, हमारा घर है गिरिडीह लोकसभा। तो स्वाभाविक है, हर कोई यही उम्मीद करता है कि जो घर है वहाँ से आगाज होगा, और बाकी जैसा जनता की राय शुमारी होगी उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। गिरिडीह लोकसभा में लगातार बीजेपी का ही मतलब सांसद रहा है कई सालों से, तो क्या कहना चाहेंगे बीजेपी वालों को? इस बार क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहिए कि उनके सांसद को, गिरिडीह लोकसभा बकायदा पूरा झारखंड जाना जाता है पारसनाथ पहाड़ से, और उनके सांसद को ये नहीं मालूम कि पारसनाथ पहाड़ है किनका। तो फिर वैसे लोगों को यहाँ से नेतृत्व करने का अवसर देना कहीं ना कहीं जनता की भारी भूल होगी। अब एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे आपके जन्म दिवस पर। एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि जयराम कुमार महतो का सफर टाइगर जयराम महतो के बनने की कहानी थोड़ा सा बताएं। नहीं, ये टाइगर तक का सफर तो मेरा पैदाइशी है। टाइगर नाम मिला है हमको उछल कूद के कारण। हम अभी भी देखते हैं कि नहीं, 4 गो गाड़ी खड़ा करके उछल कूद कर देते हैं, छत के ऊपर से कूद जाते हैं। तो ये मेरा स्वभाव रहा है। देखिए, इसको लोग नेगेटिव ना ले। अच्छा, एक बात बताइए, माननीय सुदेश जी अगर अपने आप को फिट करने के लिए सुबह फुटबॉल खेलते हैं तो कोई गुनाह करते हैं? नहीं करते हैं। मेरी भी नजर में नहीं करते हैं, उनकी हॉबी है, खेले। अगर माननीय नरेंद्र मोदी अगर सुबह जिम करते हैं या फिर वॉक करते हैं, योगा करते हैं अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए, तो कोई गुनाह थोड़ी करते। करे, मैं भी इसकी कोई आलोचना नहीं करूंगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन अगर सुबह उठ के कसरत करते हैं तो कोई आपत्ति थोड़ी करते, करें। तो ठीक उसी प्रकार मेरा कसरत ही है कूदना भैया। सुनिए, पहली बात तो इसीलिए जनता को भी कहेंगे, और जो हमारे ट्रोलर अगर उस प्रकार से ट्रोल करते हैं तो उनको मैं कहना चाहूंगा, मेरे स्वभाव में ही है कि जोरिया नाला नदी में रहे हैं। अभी भी अगर आप सर्वे कीजिएगा तो जितना परास का गजाड़ होगा वहाँ कहीं ना कहीं मेरा गमछी मिलेगा, साबुन मिलेगा, तेल का शीशी मिलेगा। तो इससे मेरा संबंध रहा है। ये तो लोग तो जमीन में छलांग लगाते थे, हम जोरिया को इस पार से उस पार डिंग जाते थे, जिसकी लगभग 12 फीट 14 फीट के आसपास उसकी लंबाई होती थी। तो ये स्वभाव रहा है मेरा। अगर वो टाइगर आज कहीं ना कहीं देखेंगे तो जहां भी जाते हैं एक मतलब बौखलाहट सा हो जाता है कहीं पे भी। अब जहाँ पे भी जाते हैं अधिकारियों पदाधिकारियों, देखिए बात बताइए, अगर वहाँ बौखलाहट नहीं होगी फिर टाइगर नाम हमें क्यों दिया गया है? जिसने भी दिया होगा सोच समझ के दिया होगा, या फिर हो सके उस व्यक्ति में भविष्य देखने, मैंने भविष्य का अनुमान लगाया होगा, या फिर वो भविष्य का ज्ञानी होगा, एस्ट्रोलॉजर होगा। जिसने मेरा नाम टाइगर रखा है वो कहीं ना कहीं बहुत दूरदर्शी सोच का व्यक्ति होगा। उसको पता था कि इस बंदे का नाम अगर टाइगर होगा, इसकी जहाँ एंट्री होगी, जहाँ हमारी एंट्री होगी वहाँ अच्छे लोगों का वट लगने वाला है। बता दीजिए कि टाइगर का मतलब कौन रखे इनका? देखिए, हमको भी आभास नहीं, सच बोल रहे हैं। लोग टाइगर बुलाते थे। अब हो सके, मतलब मुझे ये बात याद है कि क्रिकेट के मैदान में जब हम डाइव लाकर कैच पकड़ते तो मेरा ये कट जाता था, यहाँ कट जाता था। एक बार तो रोड में मतलब बॉल गई तो रोड से उड़ के ऐसे करके बॉल को ग्राउंड में वापस ले आए थे। तो उसमें कौन रखा, किसने नाम रखा, ये आइडिया नहीं है। लेकिन ये किस्सा, ये कहानी बहुत पुरानी है। ये कहते हैं कि 2024 आने तो टाइगर चूहा बन जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात है देखा जाएगा। अच्छा भैया, एक पहला बात ये कहेंगे कि अगर कोई आपको
किसी नाम से अगर नवाजता है तो इसका मतलब इसमें गुण होता है। हिटलर ने एक लाइन कहा था, भले वो बुरे इंसान लोग मानते हैं, कि हर में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, सीख लिया। चाणक्य ने भी एक बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखा था, अगर मुझे शायद पूरा याद नहीं, कि एक सिंह से एक वकन से अरु मुर्गा ते चारी काक पच सट स्वान ते गरदब दे कुनतारी। यानी सब में कुछ ना कुछ क्वालिटियां होती हैं। शेर से कुछ सीखिए, बगुले से एक गुण ये सीखिए कि वो ध्यान को केंद्रित रखता है। तो चूहा अगर कोई बोल रहा है तो बुरा क्या है? चूहा से गुण सीखना चाहिए। सबसे छोटा आदमी है लेकिन काटने में सबसे तेज होता है। चलो लास्ट सवाल बोल के खत्म करना चाहते हैं। 14 लोकसभा सीट में 11 लोकसभा देखा जाए तो 11 लोकसभा सीट भाजपा का है। टाइगर जयराम मतलब 2024 में कितनी सीट आने की संभावना है? देखिए, ये संभावना, चूंकि हम लोग ना फेंकने में एक्सपर्ट हैं, हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग अगर जितनी भी सीटें आएंगी वो हम लोग के लिए विजय होगी, वो हम लोग के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा, टाइगर जयराम मतलब फिलोसफर हैं, स्कॉलर हैं, रिसर्च करते हैं। इन दिनों किन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं? पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे कर रहे हैं या फिर अपने जो टॉपिक चुने उस पे कर रहे हैं? देखिए, टॉपिक पे अभी उतना अवसर नहीं मिल पा रहा है। उससे लगातार हमारी जो गाइड मैडम है उनसे बात होती है और वो कोऑपरेट कर रही है, वो हेल्प कर रही है। बाकी 2-3 साथी हमारे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वे भी हमसे थोड़ा सा हमारे जो रिसर्च है उस पर हमारा हेल्प कर रहे हैं। हम फिलहाल अभी पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर ही रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इस राज्य को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि हम लोग सीरियस ले चुके हैं और हम लोग नहीं चाहेंगे कि ओल्ड पॉलिटिक्स को दोहराया जाए, उसी पुनरावृत्ति को दोहराया जाए, करने धरने कुछ नहीं, क्योंकि आइडियाज नहीं उनके पास। तो हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। विशेषकर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज के डेट में, आप भी जानते हैं, रोजगार कैसे मैक्सिमम हो सकता है, उस पर हम लोग चिंतन मंथन गहन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग बेहतर करेंगे, मतलब उम्मीद करें 24 बिल्कुल बेहतर करेंगे। इसलिए जहाँ तक मेरी जानकारी है, गिरिडीह लोकसभा में अभी तक यहाँ के मूल निवासी सांसद नहीं बन पाए हैं। क्या लगता है इस बार मूल निवासी बन पाएंगे? देखिए, अब मतलब गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत, हाँ। देखिए, मुझे लगता है शायद एक बार कोई तो बना होगा इतिहास में, ऐसा तो नहीं गिरिडीह लोकसभा में जानकारी है कोई बना होगा। जहाँ तक हम रविंद्र पांडे नहीं बना। खैर, रविंद्र पांडे तो इस राज्य के ही नहीं है। रविंद्र पांडे भी नहीं थे, जगलाल महतो भी नहीं थे। हाँ, वो मांडू से आते थे, विनोद बाबू भी मतलब दिल्ली से आते थे। मतलब अच्छा, मैंने आपके कहने का तात्पर्य है कि गिरिडीह में उनका वोटर, हाँ, मैंने गिरिडीह में वो स्वयं को वोट, मैंने उनका निवास होना, हाँ, ऐसे 6 विधानसभाओं में उनका गाँव होना। अच्छा, ये आपकी बात। तो देखिए, हाँ, एक सरफराज अहमद करके थे, शायद उनका, खैर वो तो अलग विषय है। लेकिन आपका सवाल का जहाँ तक उत्तर है कि मतलब आपके कहने का सीधा तात्पर्य है कि जयराम महतो यहाँ से जीतेगा कि नहीं, ठीक है, घुमा के मत पूछा जाए। तो देखिए, ये तो आप तय कीजिएगा, जनता तय करेगी, और मुझे लगता है कि जनता हमारे साथ है, हम लोग बेहतर रिजल्ट करेंगे। दादा, ऊपर घाट से हमारे कुछ साथी आए हुए हैं, हम भी ऊपर घाट से आए हुए हैं। तो आप गिरिडीह लोकसभा के अगर आप सांसद बनते हैं तो ऊपर घाट के विकास का रोड मैप आपका क्या होगा? देखिए, मेरा मानना है ऊपर घाट कहीं ना कहीं एक ऐसा क्षेत्र है जो नावाडीह प्रखंड से काफी विमुख है। नावाडीह प्रखंड में होने के बावजूद भी वहाँ कुछ सुख सुविधाएं नहीं हो पाती, इसीलिए हमारी प्राथमिकता होगी कि वहाँ 9 पंचायतों का माने बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसे बेहतर बनाया जाए, क्योंकि आज भी वो ग्रामीण, सुदूर पहाड़ी क्षेत्र, जंगल के क्षेत्र में होने के कारण थोड़ी सी शैक्षणिक व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। अतः एक बेहतर महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग जब नावाडीह तक आते हैं या फिर बेरमो की ओर जब स्वास्थ्य के लिए बने जाते हैं, भागम भंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, समय का भी नुकसान होता है, तो एक बेहतर अस्पताल की उनके व्यवस्था हो। और उसके बाद जहाँ तक सवाल है कि रोजगार, तो खैर उस क्षेत्र में कोलियरी बेल्ट होने के कारण थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, लेकिन अगर कुछ त्रुटियाँ रहेंगी और कमी रहेंगी तो उस क्षेत्र में जो माने ऐसी जमीनें को हम चिन्हित करेंगे जहाँ कृषि की योग्य नहीं रही हो, क्योंकि कृषि योग्य भूमि को हम लोग किसी प्रकार में डैमेज नहीं करेंगे। तो लोगों की रजामंदी के हिसाब से हम लोग अगर लीज भी करेंगे तो बाकायदा एग्रीमेंट हम लोग का बहुत सुंदर होगा, स्पष्ट होगा, 30-21 साल का ही लीज होगा। और दूसरी बात क्या होगी कि उसमें ये प्राथमिकता होगी कि जिनका, जैसे कि मान के चले भाई टाटा का स्थापना टाटा ने किया था, उनके पूर्वज ने किया था, जो भी थे, आज भी उसका मालिक कौन है? उसी के वंशज के लोग हैं। तो जो जमीन देगा निश्चय ही उसका एक गाइडलाइन होगा कि जब तक वहाँ कार्य रहेगा, जब तक वहाँ इमारत रहेगी, उसका जो शेयर रहेगा या फिर जो उसका नियोजन रहेगा उस परिवार को हमेशा रहेगा जिस परिवार को जमीन लिया जाए। धन्यवाद।